तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का यानी कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर जो है पूरा सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में पूरा पेपर एकदम आसान है। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, इसको ज़रूर देख लेना। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस यहाँ से फंसने के चांसेस हैं। तो प्री बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं वैसे हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कि क्या तैयारी है आपकी, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्ज़ाम में फंसने के चांसेस बनते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, देखते हैं, चलिएगा हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो 3 घंटे का आपका पेपर है, हिंदी का पेपर है और 70 नंबर का पेपर है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 50 आपके डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सारा कुछ हम लोग बहुत ही कम समय में पूरा करेंगे और वीडियो को अच्छे से वॉच करना, पूरा वॉच करना, जिससे कि आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख पाओ। ठीक है, पूरा एक एक लॉन्ग क्वेश्चनों का आंसर और शॉर्ट क्वेश्चनों का आंसर सभी का हम देने वाले हैं, करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 100 में 100 नंबर हम आसानी से लाएंगे। ठीक है, देखिए, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। बहुविकल्पी प्रश्न खंड का करेंगे हम सबसे पहले। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे वो कौन थे? तो देखिए, हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद की थी, क्या गुलाब राय की थी, या इला चंद्र जोशी की थी, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो हम लोग जानते हैं कि प्रेमचंद्र की आपकी हंस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो प्रेमचंद्र थे। ठीक है, चलिएगा। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? हम लोग जानते हैं, बड़ी आसान प्रश्न है। देखिए, विष्णु प्रभाकर है, प्रेमचंद्र है, या जयशंकर प्रसाद, या चतुर्सेन शास्त्री? तो देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर आप सही ऑप्शन लगाओगे जयशंकर प्रसाद। अर्धनारीश्वर के लेखक जो हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। याद रखना है, पूछा जाता है। एक घूंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घूंट की विधा कौन सी है? एक घूंट जो विधा है कौन सी विधा की है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, या फिर निबंध है? तो यह आपका नाटक है, वो भी एकांकी नाटक है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, एकदम बढ़िया, बहुत ही अच्छे सभी बच्चे। चलिए, हिंदी गद्य का आरंभ माना जाता है। कब से हिंदी गद्य का जो है वो आरंभ माना जाता है? बिल्कुल सही ऑप्शंस सीधा देखेंगे, 1850 ईस्वी से हिंदी गद्य का आरंभ माना जाता है। बहुत ही बढ़िया, चलिएगा। रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक जो हैं क्या गुलाब राय हैं, भगवत सराड़ उपाध्याय हैं, या जयशंकर प्रसाद भारती, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। डी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देखते हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। साकेत महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त है क्या, जयशंकर प्रसाद है, हरिऔध है, या नागार्जुन है? तो बहुत ही हम जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैथिली शरण गुप्त आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन, रीतिकाल की रचना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सभी बच्चे जरूर लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करना है। हम पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे आपकी, परेशान ना हो, 100 में 100 लेकर आएंगे। ध्यान रखना इस चीज को। रीतिकाल की रचना है। विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, निश्चित ही आप अच्छे नंबर लाओगे। यहां पर देखिए, रीतिकाल की जो रचना है रामचरितमानस है क्या, प्रेम माधुरी है, या प्रिय प्रवास, या रामचंद्र का? तो रीतिकाल की आप रामचंद्र का लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रीतिकाल की जो रचना है वो रामचंद्र का है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर का ऑप्शन डी सही था। प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां कौन सी हैं? प्रगतिवादी युग की जो 2 प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, मानवतावादी, करुणा एवं नैराश्य की भावना। देखिए, मानवतावादी भी है और करुणा और नैराश्य की भावना भी है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आपके ऑप्शंस एकदम करेक्ट हैं। हम लगाएंगे सी ऑप्शन, जिसमें कहा गया है दोनों ऑप्शन ए और बी। ठीक है, ए और बी यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हैं। चलिए, छायावादी युग के
प्रमुख लेखक हैं, छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं आपके कौन है? यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र या निराला? तो आपके निराला जी जो हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं आसानी से। देखिए यामा के रचयिता का नाम बताइए। अब देखिए यामा एक रचना जो है वो किसकी है? महादेवी वर्मा की। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं, इनमें इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इनको। ठीक है, चलिए। यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए कौन सा अलंकार? रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान? तो दोस्तों यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अगर आप अलंकारों को अच्छे से जानते हो तो आप समझ जाओगे कि यही जो है वो आंसर आपका उपमा अलंकार सही है। ठीक है, रोला छंद में मात्राएं की संख्या है 24 है, 16 है, 11 या 13? रोला छंद में जो मात्राएं होती हैं वो 24 मात्राएं होती हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके प्रश्न का जो है वो हम देख लेते हैं कौन सा है। चलिएगा देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है, हम लोग सीधा सीधा जानते हैं। वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पर इच्छावाचक है, विधानवाचक है, संदेशवाचक या संकेतवाचक? तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही संकेतवाचक है। वर्षा होती तो अन्न उपजता। ठीक है, तो यहाँ पर संकेतवाचक आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, वर्षा होती तो अन्न उपजता, तो संकेतवाचक इसमें होता है। ठीक है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, अध्यापक के द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कारणवाच्य? आंसर आपका एकदम सभी बच्चे बहुत ही आसान है, एकदम कर्तवाच्य हो जाएगा। कर्तवाच्य जो है आपका सही आंसर है। यहाँ बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है। ठीक है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुग्रह शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं और उनका अर्थ जो है वो बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अनुपसर्ग जो कि शब्द के आगे लगा हुआ है। ठीक है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी। अब यहाँ पर त्रिवेणी में जो समास है वो आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, जिसमें संख्यावाची हो वो आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, यहां पर देखिए तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। तो अगर यहां पर आप देखोगे, मैं यहां पर आपको एक लगा के दिखा देता हूं फोटो, इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए जो आपका तद शब्द का जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप अगर आप देखोगे तो ये आपका तस्मयी है इसमें। ठीक है, चलिए। फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है। आपका आखिरी क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका सही है पंचमी विभक्ति। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये आपका फलात का फल का जो यहाँ पर विभक्ति बतानी है फलात, तो पंचमी विभक्ति एक वचन होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिएगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर पूछा गया है वर्णनात्मक प्रश्न। अब हमें लिखित प्रश्न जो कि लिखने हैं हमें वो देखने हैं। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है। उपयुक्त गद्यांश जो है कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये देखना है। आप अच्छे से पढ़ो। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए। यहाँ पर एक ही ऑप्शंस है, आप अथवा में जो दिया गया है आप कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर
भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हैं। ये कहाँ से लिया गया है, गद्यांश लिखना है, व्याख्या करनी है और सभी लोगों कहाँ के लोग बसे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए और कुछ पूछा गया था यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा देखो, निम्नलिखित गद्यांशों, पद्यांश ये आपका पद्यांश में है, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित्य हाप हाप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वही भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। ये जो पंक्तियां हैं वो आपके उपयुक्त गद्यांश कहाँ से लिया गया है उसमें लिखना है, पद्यांश लिखना है। यहाँ पर पद्यांश लिखनी है आपको। विषुवत रेखा वासी किसके प्रति प्रिय रखता है, ये सब कुछ यहाँ पर हमें इसके आंसर्स जो है करने हैं। ठीक है, इसमें अथवा में ये भी दिया गया है, बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का। ये यहाँ पर आप इसमें भी लिख सकते हो पद्यांश। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। ठीक है, आप कर सकते हो। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए प्रमुख रचनाएं लिखिए। देखिए भगवत सरल उपाध्याय जीवन परिचय, अगर आप 10th क्लास में हो, अगर जीवन परिचय आपको नहीं आ रहा, 1 2 3 लोगों के अगर आपने जीवन परिचय नहीं किए हैं तो आप ये समझ लो आप 10th क्लास में पढ़ना फिर सही नहीं है आपका। अगर आप यहाँ पर जो कुछ राजेंद्र प्रसाद का आपका पूछा ही जाता है, रामचंद्र शुक्ल का पूछा ही जाता है, आचार्य हजारी प्रसाद का, आपका महादेवी वर्मा, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, कुछ तो कुछ आना ही चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर ये देखिए 5 और 5 10 नंबर का है, बड़ा ही आसान है। 10 नंबर सीधा सीधा आपका 2%, कम से कम 2% आपका बढ़ा देता है। समझ रहे हो, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा जानना होता है। और लिखने का तरीका बॉक्स बना करके लिखिए, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बॉक्स में लिखिए, और जो भी आपकी बातें कवि के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको बॉक्स में लिखिए, और उनकी जो पूरी गाथा है वो आप फिर उनकी कहानी जैसे बना करके आप लिख सकते हो। ठीक है, आसान है बहुत ही, थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए तो आपको आसान हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो संदर्भ सहित अनुवाद दिया गया है, संस्कृत अनुवाद, यहाँ पर आपको एकदा पहत किसी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसका अनुवाद करते हैं। एकदा बहवा जना घूमयानम, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे और क्वेश्चन में क्या क्या है ये देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें आपको करना है आबदो दूरगामी चा साक्षरो चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जनाति चा पंडिता। ठीक है, इसका आंसर आप कर सकते हो, यानी हिंदी आपको रूपांतरित करना है इसका। देखिए अगला क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आप याद कर लो, और ये आपका 2 नंबर का आता है। एक श्लोक आपको याद होना चाहिए, और आप कैसे लिखते हो, कैसे लिखा जाता है, उसके शब्द कैसे लिखे जाते हैं, वो सारा कुछ आप याद करो। ठीक है, एक श्लोक ही तो याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत में लिखने हैं आपके 2 उत्तर। देखिए पहला मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर विद्या कैन वर्धते, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते। क्या लिखोगे, विद्या अभ्यासेन वर्धते। ठीक है, श्वेत केतु का आसीत, श्वेत केतु क्या आसीत, यहाँ पर आंसर जो होगा श्वेत केतु प्रसिद्ध ऋषि। ठीक है, ये होगा। चंद्रशेखर का आसीत, यानी चंद्रशेखर जो था वो कहाँ के थे, तो यहाँ पर क्रांतिकारी देशभक्त क्या थे चंद्रशेखर, तो आप लिखोगे क्रांतिकारी देशभक्त थे जो चंद्रशेखर थे। ठीक है, क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत चंद्रशेखरा। ठीक है, ये ऐसे कुछ लिख देना है। कुत्र मर्यम मंगलम भवती,
तो यहाँ पर आपको वाराणस्य, ठीक है, भरना है और मंगलम भवति, ऐसा यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपने संस्कृत को थोड़ा भी पढ़ा है तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। या फिर आप पत्र लिख सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र। आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। बहुत ही ज़्यादा पूछा था। वन महोत्सव पर आप लिख सकते हो। जीवन विज्ञान का महत्व, बहुत ही आसान है लिखना। आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिजिटल इंडिया पर पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉल्यूशन पर पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन पर पूछा जा सकता है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अपने भारत की है, ठीक है, उस चीज़ पर पूछा जा सकता है। और आपका जो भी खंड काव्य है, ये भी आपका 3 नंबर का जो है वो आता है। तो आपको, जो कि हम लोग तुमुल खंड काव्य पढ़ते हैं, तो उसके बारे में आप देख लेना। तुमुल खंड काव्य के मेघनाद प्रतिज्ञा सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो वो मेघनाद की कथा आपको थोड़ी सी करीब 200 वर्ड्स में आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चंस जो है हल कर लोगे। और हम लोग पूरा क्वेश्चंस जो है वो पढ़ चुके हैं, हल कर लिया है हमने। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।